इस स्टोरी की डिमांड हमारे सब्सक्राइबर बरसा रानी, सफात करीम खान, प्रहलाद कौर, शिवांगी और डीके जी ने की थी। तो चलिए इस स्टोरी पर चलते हैं। मुंबई से बस 1.5-2 घंटे दूर एक खूबसूरत हिल स्टेशन लोनावला। वीकेंड पर टूरिस्ट की यहाँ इतनी भीड़ होती है कि लोगों को होटल्स हमेशा बुक ही मिलती हैं, इसीलिए बिना जांच पड़ताल किए किसी भी होटल में चेक इन कर लेते हैं। ऐसा ही एक होटल है सूर्य किरण। इस होटल में गए कस्टमरों के साथ अजीबोगरीब कहानियां सुनने को मिली हैं और आज हम आपको ऐसे ही कपल की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आए तो थे छुट्टियां मनाने, पर जो भी उनके साथ घटा वो रूह कपा देने वाला था। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम वैभव और सुप्रिया को शॉपिंग से वापस अपनी कार की तरफ आते हुए देखते हैं, पर तभी एक आदमी आकर कहता है कि मैम आप ये कूपन भर दीजिए, अगर आप जीत गई तो आपको 2 रात और 3 दिन लोनावला के सूर्य किरण होटल में बिताने को मिलेंगी, वो भी बिल्कुल फ्री। और फ्री की चीज कौन नहीं चाहता। और सुप्रिया उस कूपन को फिल कर देती है, पर वैभव को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। पर वो कूपन उस आदमी के हाथ से गिर जाता है जिसे कोई आकर उठा लेता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं और हम वैभव और सुप्रिया को देखते हैं जिन्हें वो फ्री ट्रिप मिल चुकी थी और वो उसी होटल के लिए जा रहे थे। पर वैभव कहता है कि मैंने सर्च किया उस होटल के बारे में, ना तो कोई रेटिंग मिली और ना ही रिव्यूज, पता नहीं वो होटल कैसा होगा और वैसे भी ये रास्ता कितना सुनसान है। न सुप्रिया कहती है तो अच्छा है ना, हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं मिलेगा, सिर्फ तुम और मैं, कैसा रहेगा। और थोड़ा आगे बढ़ने पर सुप्रिया को एक माँ का मंदिर दिखाई देता है और वो वैभव को गाड़ी रोकने के लिए कहती है और सुप्रिया माँ के दर्शन के लिए चली जाती है और वैभव भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। और तभी वैभव वहाँ खड़े एक आदमी से पूछता है कि भाई साहब सूर्य किरण होटल जाने का रास्ता यही है क्या। पर वो आदमी कोई जवाब नहीं देता। वैभव फिर से पूछता है, पर अभी भी वो आदमी चुपचाप ही खड़ा था। जहाँ दोनों को ये काफी अजीब लगता है, पर दोनों इसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाते हैं और फाइनली सूर्य किरण होटल पहुंच जाते हैं। वो होटल काफी आलीशान, बड़ा और काफी सुंदर भी था कि तभी सुप्रिया की नजर एक झूले पर पड़ती है जिस पर कोई औरत झूला झूल रही थी। और जब वो वैभव को इस बारे में बताती है तो झूले पर कोई नहीं बैठा था, जो सुप्रिया को थोड़ा अजीब लगता है। और तभी एक वेटर वहां आ जाता है जो बोल नहीं सकता था और वो इशारे में उनसे होटल के अंदर आने के लिए कहता है, जहाँ उनकी मुलाकात इस होटल की मालकिन ताई से होती है, जो कहती है अरे वाह, इतने दिनों बाद कोई सुंदर जोड़ा इस होटल में आया है, इस होटल को आप अपना ही समझिए। और बातों ही बातों में पता चलता है कि ताई के पति गुजर चुके हैं और 3 साल पहले उनकी बेटी मिट्ठू भी मर चुकी है, जिसे सुनकर दोनों को काफी दुख होता है। पर अजीब बात तो ये थी कि इस होटल में उन चारों के अलावा कोई और नहीं था, जो शायद थोड़ी अजीब बात थी। जब ताई कहती है कि आप लोग थक गए होंगे, जाकर आराम करिए, मैं नीचे आपका खाने पर वेट करती हूँ। वहीं जब दोनों कमरे में होते हैं तो सुप्रिया कहती है कि वैभव, न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों के अलावा इस कमरे में कोई तीसरा भी है। जब वैभव मजाक में कहता है होगी मिट्टू की आत्मा, वो भी तो इसी होटल में रहती होगी ना। जब सुप्रिया कहती है कि वैभव मजाक मत करो, और तभी सुप्रिया को किसी के होने का एहसास होता है और जब वो देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। और यहीं हमें पहली बार उस भटकती दुल्हन मिट्टू की आत्मा दिखाई देती है, पर वो सुप्रिया को दिखाई नहीं देती। जिसके बाद जब सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं तो खाने की टेबल पे 3 लोगों के बजाय 4 लोगों की थाली लगी हुई थी। जब सुप्रिया पूछती है कि ताई ये चौथी थाली किसकी लगी हुई है, कोई और भी आने वाला है क्या। जहाँ ताई कहती है कि हाँ, मेरी बेटी मिट्टू। और ये सुनकर दोनों की आत्मा थर थर कांप जाती है। जब सुप्रिया कहती है पर ताई मिट्टू तो मर चुकी है ना, फिर कैसे। जब ताई कहती है हाँ वो मर चुकी है, पर आज भी वो मेरे साथ इसी होटल में रहती है। अब अगर माँ के पास नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी। जब ताई कहती है कि मिट्टू एक लड़की से प्यार करती थी और दोनों की शादी होने वाली थी। मिट्टू भी दुल्हन के जोड़े में सज धज कर बैठी थी, पर वो लड़का शादी वाले दिन नहीं आया। हलकट, मिट्टू काफी टूट चुकी थी और उसने आत्महत्या कर ली। अब वो मेरे साथ ही रहती है, उसकी शादी भी तो करनी है। जब तक उसकी शादी नहीं होगी उसकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। जिसे सुनते ही दोनों की सांसें थम जाती हैं। जो ताई कहती है कि खाना हो गया, अब आप जाकर आराम करिए, पर ध्यान रखना कमरे के गेट अच्छी तरह से बंद करके रखना, कोई भी आवाज आए दरवाजा मत खोलना। वो क्या है
जंगली इलाका है, जानवर वगैरह घुस सकते हैं। वहीं जब दोनों अपने कमरे में होते हैं तो सुप्रिया कहती है कि वैभव हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, और वो अपनी पैकिंग करने लगती है और कहती है कि हम अभी यहाँ से निकलेंगे, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। वो मिट्टू की आत्मा और वो ताई कितना अजीब बिहेव कर रही थी, पर वैभव कहता है कि इतनी रात को जाना ठीक नहीं है, वैसे भी रास्ता सुनसान है, हम मिट्टू की आत्मा से तो निपट लेंगे, पर अगर रास्ते में चोर डाकू मिल गए तो हमें यहीं रुकना चाहिए, कल सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। पर यहाँ रुकने का फैसला उन पर काफी भारी पड़ने वाला था। और उसी रात जब दोनों सो रहे थे तभी सुप्रिया को ताई के चिल्लाने की आवाज आती है, और जब वो झांक कर देखती है तो ताई पागलों के जैसे हरकत कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि ताई मिट्टू के साथ खेल रही हो। ये सुप्रिया कहती है कि हमने यहाँ कर काफी बड़ी गलती कर दी है, माता रानी किसी तरह ये रात कट जाए बस। और सुप्रिया सो जाती है, और थोड़ी देर बाद जब वो पानी पीने के लिए उठती है तो उसे अपने पास मिट्टू की आत्मा बैठी हुई दिखाई देती है। वो काफी डरावनी लग रही थी, और जब वो वैभव की तरफ देखती है तो वैभव भी अपने होश में नहीं था, और एकदम से सुप्रिया उठ जाती है। दरअसल वो ये सपना देख रही थी, पर तभी वो देखती है कि बेड पर तो वैभव है ही नहीं। वो उसे हर तरफ ढूंढती है, पर उसे वैभव कहीं नहीं मिलता, और वो दरवाजा खोलकर कार के पास वैभव को देखने जाती है, पर वैभव वहाँ भी नहीं था। सुप्रिया काफी टेंशन में आ गई थी कि आखिर वैभव चला कहाँ गया। ना तो उसका फोन लग रहा था और ना ही उसका कुछ पता था, और वो होटल के अंदर जाकर काउंटर पर रखी बेल को बजाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर ताई और वो आदमी भी वहाँ आ जाते हैं। ये सुप्रिया कहती है कि ताई वैभव का कुछ नहीं पता नहीं वो कहाँ चले गए। ये ताई कहती है कौन वैभव, तुम तो यहाँ अकेली आई थी। ये सुप्रिया कहती है अकेली, आप क्या बकवास कर रही हैं, मैं और मेरे पति वैभव आज सुबह दोनों ही तो आए थे यहाँ। पर ताई कहती है देख लड़की, तू झूठ मत बोल, तू खुद देख ले रजिस्टर, इस रजिस्टर में सिर्फ तेरा ही नाम लिखा है, और रजिस्टर में तो सिर्फ सुप्रिया का नाम ही लिखा था, जो उसे काफी अजीब लगता है, और उसके कमरे में भी वैभव का सामान नहीं था। यह सुप्रिया कहती है जरूर आपने वैभव को गायब कर दिया, बताइए ना कहाँ है मेरे पति। पर ताई सुप्रिया को धक्के मारकर होटल से निकाल देती है। अब सुप्रिया काफी फंस चुकी थी, दुविधा में पड़ चुकी थी कि सच क्या है, वो अपने पति को कहाँ ढूंढे। और ये सब मिट्टू की आत्मा भी देख रही थी, और सुबह होते ही वो सीधा पुलिस के पास जाकर उन्हें सारी बात बताती है। और जब इंस्पेक्टर होटल में जाकर चेक करता है तो वैभव का कुछ पता नहीं था, और ताई कहती है इंस्पेक्टर साहब ये लड़की अकेली यहाँ आई थी और कल से ही पागलों की तरह हरकत कर रही है। और तभी सुप्रिया को वैभव दिखाई देता है, और वो कहती है कि इंस्पेक्टर साहब यही है मेरे पति वैभव। पर ताई कहती है कि ये लड़की तू झूठ बोल रही है, ये तो हमारे दामाद है, मेरी बेटी के होने वाले पति रविंद्र, खुद इनसे पूछ लो। जब वैभव अपना नाम रविंद्र ही बताता है और सुप्रिया को पहचानने से साफ साफ इनकार कर देता है। यह इंस्पेक्टर कहता है बस करिए मैडम, ये आदमी आपको पहचानने से इनकार कर रहा है, चलिए यहाँ से। यह सुप्रिया कहती है कि सर मेरे पास सबूत है, हमारी शादी की फोटो। पर मोबाइल में तो कोई शादी की फोटो नहीं थी, और ना ही दोनों की दूसरी कोई और फोटो। वो इंस्पेक्टर ये कहकर वहां से चला जाता है कि मैडम बेवजह आपने हमारा टाइम खराब कर दिया, अगर दोबारा आपने ऐसी हरकत की तो हमें आपको ही अरेस्ट करना होगा। भैया सुप्रिया काफी दहशत में आ चुकी थी कि वो अपने पति को कैसे बचाए, पर उसने ये ठान लिया था कि वो वैभव को बचाकर जरूर रहेगी। और वो सीधा उसी मंदिर पर पहुंच जाती है और माँ के सामने गिड़गिड़ाती है, और तभी उसे वही आदमी दिखाई देता है जिसने सुप्रिया की सारी बातें सुन ली थी। और वो सुप्रिया को एक औरत का पता बता देता है कि भाई तुम्हारी मदद कर सकती है। और जब सुप्रिया उस घर में दाखिल होती है तो वो ये देखकर चौंक जाती है कि वो औरत तो ताई है। पर वो औरत कहती है कि मैं ताई नहीं, उसकी जुड़वा बहन हूँ, शकल एक जैसी होने से कर्म एक नहीं हो जाते। हमारे पिता एक तांत्रिक थे और उन्होंने हम दोनों बहनों को वो तांत्रिक विद्या सिखाई, पर ताई ने हमेशा उस विद्या का गलत इस्तेमाल किया। उसने एक आदमी को अपनी तंत्र विद्या के बल पर एक अमीर आदमी को फंसाया, उससे शादी की और दोनों की एक बेटी हुई मिट्टू। पर जब उस आदमी को पता चला
कि उसकी बीवी काला जादू करती है, तो वो आदमी भाग गया और उसकी बेटी ने भी आत्महत्या कर ली और अब ताई ने बेवब को भी अपने बस में कर लिया है और वो बेवब को मिट्टू की आत्मा से शादी करवाना चाहती है और शादी के बाद वो बेवब को भी मार डालेगी और फिर दोनों की आत्माएं एक हो जाएंगी। बेटी, तुम्हारे पास बस आज ही की रात है अपने पति को बचाने के लिए। अगर ये शादी हो गई तो नर्क हो जाएगा। पर सुप्रिया कहती है कि माँ जी, मुझे तो ये तंत्र मंत्र नहीं आता, फिर कैसे मैं अपने पति को बचा पाऊंगी। जब माँ जी कहती है कि तुम्हें माँ की शक्ति पर तो विश्वास है ना, वो मंदिर में ही नहीं तुम्हारे दिल में भी है। सच्चे मन से माँ को पुकारो, वो तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगी। जाओ अपने पति को बचाने। वहीं दूसरी ओर ताई शादी की विधि पूरी कर चुकी थी और तभी सुप्रिया भी वहां पहुंच जाती है जब वैभव और मिट्टू की आत्मा एक साथ बैठे थे। पर वो आदमी सुप्रिया को वैभव के पास नहीं जाने देता और उसे चांटा मारकर घायल कर देता है। ये सुप्रिया लगातार माँ का नाम जपती जा रही थी और इससे पहले कि दोनों एक दूसरे को माला पहना पाते, माँ अपना चमत्कार दिखाती है और एक रोशनी ताई और उस आदमी को बेहोश कर देती है और मिट्टू की आत्मा भी गायब हो जाती है और वैभव भी अपने होश में आ जाता है। पर जब दोनों उस होटल से भागने वाले थे तो तभी एक बार फिर मिट्टू की आत्मा उनके सामने आ जाती है और सुप्रिया को घायल कर वैभव को वहां से ले जाती है। और सुप्रिया बार बार माँ का नाम जपती जा रही थी और माँ दुर्गा का अंश सुप्रिया के शरीर में प्रवेश कर जाता है और वो अंदर जाकर कहती है, ऐ राक्षसी, मैं तुझे भस्म करती हूँ, अब तू नरक में जाएगी, ये मेरा श्राप है। और मिट्टू की आत्मा भस्म होने लगती है और देखते ही देखते मिट्टू की आत्मा नष्ट हो जाती है और मिट्टू के भस्म होते ही ताई भी अपने आप को त्रिशूल मारकर मारी जाती है और सुप्रिया और वैभव की जान बच जाती है। और इसी के साथ भटकती दुल्हन की आत्मा इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फेयर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फेयर फाइल्स की एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।